डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, जबकि उन्होंने कहा है कि सूबे में जो तब्दीली के मुतालिक हतमी फैसला है वो पार्टी की मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक रॉटन, बिल्कुल रॉटन सिस्टम जो है, और यार सिस्टम कहें जो भी कहें, वो ये जा रहा है। मेरी कुछ क्योंकि मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ, रोज बात करता हूँ, जी। अगर मैं इसको हफ्ते 10 दिन बात करूं, 15 दिन बात करूं, तो शायद लोगों को उस चीज का एहसास हो कि कुछ भी डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे ये जो अरेंजमेंट है मुल्क के अंदर, ये नाकाम हुआ है। जी। और बल्कि जो हमने सफारती और अस्करी दिफाई मैदानों में जो फतूहात हासिल की हैं, पाकिस्तान ने फतूहात का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा जी। हूं, बड़ी फतूहात, उनमें ये जो इंटरनल अरेंजमेंट है, ये क्योटिक, जिसमें कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल जो है ना, जिसमें करप्शन अरूज पे है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, कोई बात किसी से नहीं कर पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को इस वक्त आगे चलाने के लिए वही बात कि वो, मैं फिर वही जुमला हमेशा शायद खान अब्बासी साहब वाला इस्तेमाल करता हूँ कि रूल्स क्या होंगे, आगे कैसे चलना है, हमारी यूथ ने आगे कैसे बढ़ना है, हमारे बेरोजगार आगे बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत सी जॉब्स ने जाना है अगले कुछ अरसे में। दुनिया में केओस है हर तरफ, तो ये बराह करम जो है, ये अपने इंटरनल इस अरेंजमेंट में जो स्यापा पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, इसको जरा जैसे भी हो सारे लोग बैठ के इसको ठीक करें। ये अरेंजमेंट नहीं चल रही, कोई डिलीवर नहीं कर पा सही। रहा, हर रोज खरबों रुपए का स्कैंडल आ रहा है, कभी गंदम का आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी इसका आ जाता है, कभी उसका भत्ता, मतलब हर तरफ इतनी करप्शन लीगलाइज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये जो है, इसको ये इंटरनल, और फिर वो कनेक्ट होती है ये आपकी माशी दहशतगर्दी, उस दहशतगर्दी के साथ जिसमें हमारे लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो बात यह है कि वो उनको जाहिर है एक बरसा बरस का रोटन निजाम है सड़ा हुआ, तो उसमें से ना कुछ निकल पा रहा है, ना उसको बस कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि वो जो बड़ी फतूआत हैं, वो इसकी जद में आके कहीं वो खत्म ना हो। सही। इस बात का मुझे अंदेशा है कि वो सफारती और दिफाई सिलसिलों में, और देखिए अभी ये जो भी कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, ये जो प्रॉक्सी वॉर्स का जिक्र हमने सुना पिछले 2-3 रोज में, और मुझे तो कम से कम बड़ा इस बात का अंदेशा है और परेशानी है इस बात की कि जो भारत की तरफ से गुफ्तगू कर रहे हैं उनके अजीत डबल, परेशानी सेंस में नहीं है कि मुझे कोई खौफ या खतरा महसूस हो रहा है। मुझे इस वो जो एक जंगी हिजान, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जो एक, यानी ये लोग चले जाएं, मतलब इनके खुद अपने अंदर से बात हो रही है ना कि जी वो एक वो आरएसएस, और उसको चले जाना चाहिए, 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, मोदी को ये कहा जा रहा है, तो ये इनको खुद चले जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये लगता है कि इस पूरे खत्ते को किसी जंग की तरफ बढ़ा के, अपने पड़ोसियों से लड़ झगड़ के मार, अजीत डोवल किस मुंह से बात कर रहा था, कर मुझे तो नहीं समझ में आया उन कहने से, या बात कर रहे थे, मैं तेरा अमन बात करूं, ये तो वांटेड है कत्ल के इल्जाम में, इनको तो तलाश किया जा रहा है। जी। और इनके अपने इतिहाद ही तलाश कर रहे हैं, तो ये बैठ के वो इतने मिनट में ऐसे हो गया, तो इतने मिनट में ऐसे हो गया, ये इनकी तमाम जो पॉलिसीज हैं वो फेल हो गई इतने सालों के बाद। और इनको चाहिए कि अपने इनके यहाँ जो शऊर रखते हुए लोग हैं उनकी बात ये सुने, और उसके बाद ये डिलीवर करें। और मैं आपको ये बताऊं, देखें, ये भारतीय वजीर आजम जो है वो जयशंकर, वो जा रहे हैं अगले हफ्ते, 5 साल के बाद वो चाइना का दौरा करने जा रहे सही। हैं, यानी एससीओ के समिट में वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। और ये अच्छा है, एससीओ बहुत बड़ा फोरम है। लेकिन इससे पहले मुझे बताएं कि जो राजनाथ सिंह उनके वजीर दिफा गए थे चाइना, जी। तो वो एससीओ के अंदर क्या गुल खिलाए उन्होंने? एससीओ के अंदर तो पूरा पूरा एससीओ एक तरफ खड़ा था, और उन्होंने जो है वो मजम्मत की, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके वाक़े की मजम्मत हुई एलामिया में, और साथ उन्होंने जो है नाम लिया इंडिया का, और यहाँ का उन्होंने जो है वो मजम्मत की दहशतगर्दी के वाक़े की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मकबूजा कश्मीर में। तो फिर ये जयशंकर जो है ये फिर वहां जाएंगे, और फिर वो एलामिया, या ये है कि इनको ये एहसास होगा इस बात का कि मैं वो जो हमेशा बात कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स आपके पड़ोस से शुरू होती है, यानी पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बिल्कुल अफगान हुकूमत से बेहतर है। वहां जो वो जो भी उनके एलिमेंट्स हैं दहशतगर्द, वो तो दहशतगर्द है ना, वो कहीं जी। पर भी हो, उसको हम अफगानिस्तान से क्यों लिंक करते हैं? उनकी सरजमीन पे जरूर मौजूद है, यानी अफगानिस्तान से मुराद मेरी कि हम उसको अफगान हुकूमत से लिंक ना करें, वहां जो मौजूद लोग हैं। तो इसी तरह से कोई अगर और किसी पड़ोसी मुल्क से आता है तो हम उसको लिंक उसके साथ करते हैं, और हम अब इस मरहले पे
ये एससीओ के समिट में जा रहे हैं जयशंकर। तो अच्छा है, हमारी जो देख हमारी ख्वाहिशात नए ख्वाहिशात उनके साथ हैं, लेकिन वो जाके वहां पर क्या करेंगे? वही बात करेंगे राजनाथ सिंह वाली, या कुछ मुख्तलिफ करेंगे? और अगर वही करेंगे तो फिर वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो बात ये सारी कि मेरा ख्याल है कि ये मोदी सरकार जो है ना, इन्होंने ये कैसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया भारत को। भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है इससे, इस फंदे से निकलना। ये जो जिस फंदे में इन्होंने इतने साल जपियां डाल डाल के जो है वो पूरे भारत को ये ले गए, और बड़ा अच्छे लोग और बड़ा बाशूर तबका वहां पे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मिनट टू मिनट सिचुएशन चेंज हो रही है। बाज दफा ये मौजूदा हालात के ऊपर तबसरा करते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वो क्रिकेट के ऊपर या हॉकी के ऊपर कोई कमेंट्री कर रहे हैं। वो इतनी तेजी से वाकयात हो रहे हैं कि जी अगला ओवर ये होगा तो इस ओवर में ऐसे होगा। ये इतने तेज वाकयात हो रहे जी। हैं। पहले तो जरा ट्रम्प इंतजामिया के बहरान देखें ना। ट्रम्प इंतजामिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा है। एक तो ये है कि वो बहरान जो है वो उनकी अपनी गुफ्तगू से ही है कि वो एक बात कभी करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। उसके नतीजे में वो जो उनकी जबान के ऊपर एतबार दुनिया नहीं कर रही। दूसरी जो बात है वो ये है कि उन्होंने कुछ देर पहले यूरोपीय यूनियन पे, जी। यानी आप देखें ईयू जो है वो बहुत एक जबरदस्त मुल्क है। ईयू के अंदर 27 ममालिक। ईयू के ऊपर उन्होंने 30% टैरिफ लगा दिए। सही। 30%। ये उनके इत्तेहादी हैं जिनसे वो कह रहे हैं कि तुम डिफेंस के ऊपर 5% जी। अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। और जिसके वो कह रहे हैं कि अच्छा यूक्रेन को असला देना है तो तुम हमसे असला खरीदो, और फिर पैसे तुम दो, और फिर वो असला हमसे खरीद के पैट्रियट मिसाइल वो तुम यूक्रेन को दे दो, और फिर तुम रशिया से लड़ो। मतलब हम सही। नहीं लड़ेंगे। जी। मतलब मैं बात करता रहूंगा जो है वो प्रेसिडेंट प्यूटिन से, हम क्रिटिकल अलर्ट फलाना टिमा हम करते रहेंगे मामला। हम तुम्हें असला दे रहे हैं, तुम वो असला लेके और खरीद के और फिर रशिया से तुम लड़ो, यानी जर्मन लड़े। और प्रेसिडेंट मैक्रो जो है वो, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात तो की थी, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त सियासतदान है प्रेसिडेंट मैक्रो और केयर स्टिमर। मुझे नहीं पता कि वो क्या इस वक्त चाहेंगे कि पूरा यूरोप जो है वो मतलब उनको कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही, और बहुत महंगाई है वहां पे। और ये यूरोप की जंग दोबारा छिड़ के यूक्रेन के साथ बाइडेन इंतजामिया ने, और बल्कि बाइडेन इंतजामिया क्या, पहले ओबामा दौर के अंदर ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड और ये सारा जो ड्रामा था प्रोजेक्ट यूक्रेन, तो इसमें उन्होंने पहले वो जंग छेड़ी। और पुतिन क्या बात कर रहे थे कि अब ईस्टर्न एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है, कोल्ड वॉर। और बल्कि वो खुद नेटो का हिस्सा बनने जा रहे थे, वो खुद जो G8 का मेंबर थे। इन्होंने छेड़ते छेड़ते ये पूरा जी वो रमसफील्ड कह रहे हैं न्यू यूरोप बनेगा, ओल्ड यूरोप बनेगा, ये 9/11 के बाद खास तौर पे। तो वो जंग छेड़ के बैठे हुए हैं। अब जंग छेड़ के पीछे हट गए, और यूक्रेन बीच में उसकी ऐसी तैसी हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुछ 700 मिसाइल मारे ये ओडेसा के ऊपर और कर्केव के ऊपर और कीव के ऊपर। और ना वो पेट्रियट मिसाइल्स का समझ आ रहा है, एकदम ने कहा हम देते हैं नेटो के थ्रू। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नेटो ये कोई सुपरमार्केट से मिलते हैं ये पेट्रियट मिसाइल्स। तो ये तो बड़ी अजीब एक इन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी है यूरोप के लिए। और 30% टैरिफ का मतलब है कि एक तमाचा मारा है अपने इत्यादियों के ऊपर। तो ये तो वो इत्यादी जो इनकी बात सारी सुन रहे थे, अभी ये वहां से G7 के अंदर गड़बड़ हुई है, फिर वो नेटो समिट में आए हैं, फिर वो मतलब एक अजीब सा मामला। 30% टैरिफ। तो जी। इतनी महंगाई है वहां पे यूरोप में, लोग इतने वहां पे एनर्जेटिक हैं, मगर ये कि उसके नतीजे में वो वहां की इकोनॉमी इतनी खड़ी हो पा रही है। फिर ये जो लोग हैं सारे, ये आप देखें ना कि कितनी ज्यादा वहां पर ये डेमोग्राफिक्स की चेंजेस हैं। यानी सही। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, मैं एक छोटा सा आपको मिसाल दूंगा तो फ्रांस की, कि 1946 में जो लोग पैदा हुए थे फ्रांस में वो ज्यादा हैं सही। बनिस्बतन जी। उन लोगों के जो पिछले साल पैदा हुए हैं बच्चे। यानी वहां पे जो कपल्स हैं वो मतलब बच्चे, मतलब वहां पे डेमोग्राफिक्स का चेंज है, वो फैमिली को नहीं बढ़ाना चाहते अपने। तो बात ये सारी कि ऐसे और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो बात ये कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है यूरोप। अब वो जी। यूरोप का अपना क्राइसिस है, दरमियान में इन्होंने 30% टैरिफ डाल चलिए, दिया, डाल इन पे भी डाल दिया और मैक्सिको डाल दिया, और पूरा दो। जो जी। ट्रुथ सोशल पे इन्होंने मैसेज डाला है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो अब ये बड़ी एक, मेरा ख्याल है बड़ी एक परेशान कुन बात है ये इत्तेहादियों के लिए भी। और जो इत्तेहादी नहीं है उनसे ये पीछे हट जाते हैं, मतलब जिनके साथ लड़ाई इन्होंने करनी है उनसे वो लड़ते भी हैं, नहीं भी लड़ते। और वो चाइना ने बात की तो चाइना ने कहा कि कर लो जो करना है, तो चाइना से कैसे करेंगे आप?
चाइना से भी करेंगे, बाकी मुल्कों से भी करेंगे, तो कैसे आगे चलेगी? अच्छा, फिर दूसरा मसला जी। जो बहुत मेरे ख्याल से इंटरनल क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो इनके एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर हैं। और ये एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, इनका नाम है डैन बोगिनो। अभी डैन बोगिनो जो है, डैन बोगिनो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एफबीआई। ठीक है। इनका जी बड़ा शदीद झगड़ा हो गया है। ये एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर है। इनका ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जो आई थी ना, जेफरी एप्स्टीन हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, 2019 में जिसने खुदकुशी कर ली थी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैं जैसे ही आऊंगा पावर के अंदर तो मैं कैनेडी की फाइल्स को सामने ले आऊंगा, मैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को सामने ले आऊंगा। फिर इन्होंने चंद रोज पहले ये कहा कि जी उसमें तो क्लाइंट लिस्ट में किसी का नाम ही नहीं है, उसका तो क्लाइंट ही कोई नहीं था। अब जेफरी बॉस्टिन जो है, सॉरी जेफरी नीगो जो है, ये है डिप्टी डायरेक्टर एफबीआई। इनका जनाब बड़ा शदीद झगड़ा हुआ है, और इनका झगड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल के साथ। और अटॉर्नी जनरल जो है वो पैन बॉन्दी हैं, सही। जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ इनका शदीद झगड़ा हुआ है। और उस झगड़े के नतीजे में ये वहां पे रिजाइन करने जा रहे हैं। इस बात का इन्होंने कहा है कि मैं, हो सकता है कि मैं रिजाइन कर दूं। और मैं 40 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ। एफबी डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो वेज क्विटिंग ओवर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग ऑफ जेफरी एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं कैटेगोरिकली, अगर ये रिजाइन कर गए, जी। अगर एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर रिजाइन कर गए, तो इनके साथ कैश पटेल भी रिजाइन कर जाएंगे। कैश पटेल जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं। सही। इंटरनल इतना बड़ा ये केओस है, और इसमें इनका झगड़ा जो है वो ये इनके साथ भी है। ये मैं फॉक्स 13 को अगर कोट करूं, 38 स्लाइड, एफबीआई डैन बोंगिनो थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग आफ्टर क्लैश विद अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ओवर एप्स्टीन फाइल्स फॉल आउट। अच्छा, इश्यू ये है। और फिर 37 में कोट करूं एनबीसी, देन बोंगिनो वेज रिजाइनिंग फ्रॉम एफबीआई। ये अगर रिजाइन कर गए एफबीआई, ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर से, नंबर वन, एप्स्टीन फाइल के क्लाइंट्स के नाम घूम रहे हैं पूरा, वो सही है गलत है कौन है, कभी ट्रम्प का नाम भी आ रहा है उसमें, जो है वो पुराने जो अहम दुनिया की एलीट है, एलीट ऑफ द एलीटेस्ट, उनके नाम भी आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में। अब वो कह रहे हैं कि क्लाइंट लिस्ट नहीं थी। कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी तो फिर ये किस तरह से इन्होंने कह दिया था पहले कि मैं एप्स्टीन फाइल को लेकर आऊंगा? कोई कह रहा है इसमें ट्रम्प के अपने दोस्ती थी उसके साथ, एप्स्टीन के साथ, कोई उसके जेफरी एप्स्टीन के साथ, कोई मुख्तलिफ लोगों की बातें हो रही हैं बहरहाल। तो अब ये है कि ये जो हुज एंड हुज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, एलीट जी। एलीट ऑफ द एलीटेस्ट, इनका नाम आ रहा है कि ये पार्टीज में जाते थे वो जेफरी एप्स्टीन के साथ, और आखिर में उसका इन्होंने उसको मार दिया। अब इश्यू ये सारा कि इसके ऊपर अगर ये रिजाइन कर गए, एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर अगर रिजाइन कर गए इस बात पे, जी। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इलॉन मस्क एक जगह पे है, फिर उससे पहले एनएसए का रिजाइन हो गया, अब अगर ये एफबीआई का रिजाइन होता है। कैश पटेल ने खुल के कह दिया वहां पे, जो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई उसमें सूजी विल्स के ऊपर भी सवाल उठे हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, कि भाई आप तो ये अगर ये तो कैश पटेल ने कहा है कि जी मैं भी रिजाइन कर दूंगा अगर मेरा डिप्टी गया तो ये अटॉर्नी जनरल जो है या वो जाएंगी या ये जाएंगे, या इनका आपस का अंदर का मसला ठीक ठाक खराब हो गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि यूरोप इनका इत्तेहादी है, ईयू के साथ इन्होंने 30% ईयू पे लगा दी है। उसके बाद इन्होंने जो है वो दूसरी बात ये है कि ताइवान, अब देखें ताइवान का क्या बनेगा। जी। ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी तो ठीक है, एक अरसे तक अमेरिका ने रखी कि जी हम, यानी जब से वो ताइवान का एक्ट हुआ 79 से, इन्होंने ताइवान का जो है वो डिफेंस एक्ट पास किया, तो उसमें स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी थी कि भाई हम ठीक है उसका दिफा ताइवान का करेंगे भी नहीं भी करेंगे, करेंगे भी नहीं भी करेंगे, इस तरह करके वो एक्ट है। यानी कि ताइवान के साथ क्या करना है, ताइवान क्या कुछ हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मानते तो नहीं है ताइवान को, नहीं मानते, मानते तो चाइना को है। जी। तो चाइना को मानते हैं तो वन स्टेट, तो उसके बाद लेकिन ये कि खामोशी खामोशी से उसको सपोर्ट भी करते हैं ताइवान को। अब सवाल ये है कि ताइवान जो है, ताइवान के 32% उन्होंने ताइवान पर टैरिफ डाल दी है, 32% ताइवान पर डाल दी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इशू है वो ये है कि इनके जो ये जो कॉल्बी हैं इनके, जो जी। इनके डायरेक्टर हैं, ये पॉलिसी का सारे के सारे मामलात को देखते हैं। और एल्ब्रिज कॉल्बी जो हैं, और डिफेंस के यानी पेंटागन में ये पॉलिसी मैटर्स को देखते हैं। इससे पहले भी पॉलिसी मैटर्स को देखते थे, अंडर सेक्रेटरी हैं।
तो अंडर सेक्रेटरी हैं, अब ये वहां पर जापान से कह रहे हैं और ये बिल्कुल ईयू की तरह उनसे डील कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने मतलब जापान से कह रहे हैं और उसके साथ ये कह रहे हैं साउथ कोरिया से और बाकी मुल्कों से कि जी आप हमें बताएं कि ताइवान की यानी कि आप देखिए कितनी एक अजीबोगरीब बात कर रहे हैं उनसे कि ताइवान पे अगर हमला हो गया, जी। आप हमारे इत्तेहादी हैं तो बताएं आप कितना उसमें फंड करेंगे आप। ओ भाई उनका क्या ताल्लुक है, वो जापान और साउथ कोरिया चाइना से दोस्ती नहीं कर लें? यानी आप उनसे कह रहे हैं कि आप पे टैरिफ भी हम लगा रहे हैं, फिर आप ये बताएं कि आप स्पेंडिंग कितनी करें, खर्चा कितना करेंगे आप। यानी आपने अगर कल को ताइवान पे चाइना अटैक कर दे जी। और हमें लड़ना पड़े, तो आप ही बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितने पैसे देगा और जापान कितने पैसे देगा और साउथ कोरिया कितने पैसे देगा। और मुझे नहीं पता इंडिया की मोदी जी की क्या पॉलिसी है, ये भी तो उसी कैंप में है ना, तो ये बताएंगे ये कितने पैसे देंगे दलाई लामा के साथ अगर चाइना के साथ इनकी लड़ाई हो गई आने वाले अरसे में, तो ये कितने पैसे देंगे उसमें। तो ये बात ही है कि ये तो एक अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी है उनकी कि वो, और उसके नतीजे में ये है कि वहां पर 6 रोजा दौरा शुरू हो गया है प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज का। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी। वो पहुंचे हैं जनाब, तो चाइना का दौरा कर रहे हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, प्रीमियर शी जिनपिंग से, और जबरदस्त किस्म का उनका दौरा होगा। और ट्रेड चाहते हैं वो, अच्छी ट्रेड चाहते हैं, अच्छी एक्सपोर्ट चाहते हैं, अच्छी इंपोर्ट चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो बात ये कि अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से कह रहे हैं कि एक मेरे टैरिफ भी हमने लगाने हैं तुम्हारे ऊपर, और ये बताओ कि तुमने अगर चीन से लड़ाई हो गई तो हम तो पीछे बैठे हैं, तुम कितने पैसे दोगे चीन से लड़ने के लिए। ये बिल्कुल वही है जो यूरोप के साथ इन्होंने की है। और मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूं कि मुझे नहीं समझ में आता कि भारत की जो ये जो अभी आरएसएस के लोग हैं, जी। ये बैठ के मोदी जी और बाकी इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि अपने लोगों से आप पड़ोस से लड़ते रहो और जाके अमेरिका आपको बचाने के लिए आ जाएगा यहाँ पे।